नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। कई राज्यों में इस वक्त गिरता हुआ भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में फसलों की सिंचाई प्रभावित ना हो, इसके लिए तरह तरह के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने प्रदेश भर में 10,000 सोलर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देने का फैसला किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एक समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि सरकारी ट्यूबवेल खराब होने पर उनको 36 घंटों के अंदर ठीक किया जाएगा। अगर इस मामले में देरी होती है तो संबंधित विभाग की इसके प्रति जवाबदेही होगी। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने और गोल्डन कार्ड जल्द बनाने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में चल रहे 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। यूजीसी ने ऐसे विश्वविद्यालय की सूची जारी की है जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी दिल्ली में बताई गई है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से यूनिवर्सिटी को लेकर बवाल मच गया है। यूजीसी के मुताबिक 21 स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थान जो कि यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया और उन्हें कोई डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है। देश में खरीफ सीजन को लेकर के अपने चरम पर है और जिसके तहत इन दिनों खरीफ सीजन की फसलों की बुआई जारी है। इस खरीफ सीजन हरियाणा की सरकार प्रदेश के किसानों के प्रति एकड़ 7,000 रुपये दे रही है। इसके लिए मौजूदा समय में आवेदन प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत राज्य के किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। असल में हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और भूजल को बचाने के उद्देश्य से काम कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों को हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। भारत की लोकोमोटिव कम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ने परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा पार कर ली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी देते हुए ट्विटर पर वीडियो भी साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर लिखा, वंदे भारत 2 का स्पीड ट्रायल कोटा नागदा सेक्शन के बीच हुआ और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर था। और वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी। ट्रेन 18 करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति छूने में सक्षम है। ये ट्रेन एक उन्नत पुनर्जियो ब्रेकिंग सिस्टम का समर्थन करती है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले मुफ्त घोषणाओं के मामले में बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से किए गए वादों और चुनावी मुफ्त में दिए गए वादों से संबंधित मुद्दों को 3 न्यायाधीश के पीठ के पास भेज दिया है। सीजेआई एनवी रमन्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, पक्षकारों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर व्यापक सुनवाई की जा सकती है। कुछ प्रारंभिक सुनवाई को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसे कि न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा क्या है, क्या अदालत की ओर से विशेषज्ञ न्याय की नियुक्ति किसी उद्देश्य की पूर्ति करती है, जैसे कि बातें भी शामिल है। कई पक्षों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि सुब्रमण्यम बालाजी में निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ओडिशा में पिछले 15 दिनों में डायरिया और अन्य जल जनित बीमारियों के लगभग 900 मामले सामने आए। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बता दें कि महानदी और सुवर्ण रेखा नदी में दोहरी बाढ़ के कारण करीब 100 गांव अब भी जलमग्न है। जन स्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्रा के मुताबिक 14 बाढ़ प्रभावित जिलों में कुल 10 लाख लोग आपदा के कारण प्रभावित हुए। राज्य सरकार को सांप के काटने के 88 मामलों की जानकारी मिली है। मिश्रा ने बताया कि सांप के काटने से संबंधित घटनाओं में किसी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं और हर प्रखंड में विष विरोधी दवाएं भी उपलब्ध है। देश के डेयरी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को पुरस्कृत करने जा रही है, जिसके तहत देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को 5 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को चिन्हित करने और चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि 26 नवम्बर के अवसर पर दिया जाएगा। इस पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है, जो डेयरी क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 10,000 टेलीकॉम टावर बेचने की तैयारी में है बीएसएनएल। जी हां, दिल्ली, मुंबई समेत देश भर में सेवा देने वाली कंपनी बीएसएनएल के पास मौजूदा समय में लगभग 70,000 टेलीकॉम टावर्स का बड़ा नेटवर्क है, जिसमें से 10,000 टेलीकॉम टावर बेचने की तैयारी कर रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान ध्यान दें कि अनिवार्य केवाईसी पूरा करने का समय सीमा 31 अगस्त तक है। इसलिए जिन किसानों ने अभी तक अपनी केवाईसी औपचारिकता पूरी नहीं की है, उन्हें अगले सप्ताह तक ऐसा करना होगा। प्रक्रिया एक OTP आधारित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने पहले अनिवार्य केवाईसी को पूरा करने का समय सीमा 31 जुलाई 2022 तय की थी। हालांकि फिर इसे बढ़ाया गया और अभी भी काफी लोगों ने इसे पूरा नहीं किया। अब आप एक आसानी से नीचे समझाए गए तरीकों का केवाईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के साथ ही पंजाब के पशु भी लंपी स्किन डिजीज और अफ्रीकन स्वाइन फीवर से पीड़ित है। पशुओं को तेजी से संक्रमित कर रही इस बीमारी को लेकर पंजाब सरकार ने वेटरनिटी इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है। पंजाब के पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने 29 वेटरनिटी इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। नियुक्ति पत्र देते हुए पशुपालन मंत्री ने बताया कि विभाग में भर्ती किए जा रहे 148 वेटरनिटी इंस्पेक्टरों में से जिन उम्मीदवारों की वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है, उनको आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाकी बचे 119 अन्य उम्मीदवारों को आने वाले दिनों के दौरान नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को भी संबोधन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश का श्रम मंत्रालय अमृतकाल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। राहुल गांधी की इनकार और कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अस्वस्थता की वजह से ये लगभग तय है कि करीब 24 सालों बाद कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी परिवार को मिलने वाली है। गांधी परिवार के बाहर के नेता को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस बीजेपी द्वारा लाए जा रहे परिवारवाद के आरोप से पीछा भी छुड़ाना चाहती है। ऐसे में अगले कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जिन नेताओं के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, उनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे है। एबीपी न्यूज को उच्च सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से पार्टी की कमान संभालने का संदेश दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के सवाल पर गहलोत राहुल गांधी के नाम की रट लगा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है। सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी है, जिसको 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था। आंध्र प्रदेश में इस वर्ष 60वें शिक्षक दिवस के अवसर पर सप्ताह भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग 29 अगस्त के 5 सितंबर तक एडुफेस्ट 2022 का आयोजन करेगा। इस महोत्सव का आरंभ 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के साथ होगा। स्कूली शिक्षा विभाग के आयुक्त एस सुरेश कुमार ने कहा, शिक्षक दिवस की शुरुआत 1962 में हुई थी और इस साल हम पूर्व राष्ट्रपति तथा विधान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के साथ 60वां शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम कुछ लोग अलग तरह का बड़ा बयान करना चाहते थे, इसलिए हम राज्य के हर स्कूल में सप्ताह भर चलने वाली एडुफेस्ट 2022 का आयोजन करेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो की स्पीड बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। उम्मीद है कि 1 साल के भीतर में इस कॉरिडोर पर औसतन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मेट्रो फर्राटा भरने लगेगी। ऐसा होने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय के टर्मिनल 3 मेट्रो स्टेशन पर यात्री सिर्फ 15 मिनट में पहुंच सकेंगे। फिलहाल ये दूरी तय करने में 19 मिनट का समय लगता है। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की लंबाई 22.7 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और इस दौरान वो 2021 में भुज में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए निर्मित स्मारक स्मृति वन और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन तथा कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जारी कर एक बयान में यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत में 27 अगस्त को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव समारोह को संबोधित करेंगे और अगले दिन गांधीनगर में भारत से सुजुकी कंपनी के 40 वर्षों के सफर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। खादी उत्सव समारोह में सैकड़ों बुनकर चरखा चलाएंगे। प्रधानमंत्री 28 अगस्त को स्वच्छ जिले का दौरा भी करेंगे।
अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी के अहम पद से भी इस्तीफा दे दिया था। खास बात यह है कि 2020 में ही उन्होंने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें संगठन स्तर पर बड़े बदलाव की मांग की गई थी। उस दौरान कांग्रेस के भीतर ही G23 समूह चर्चा में आया था, जिसमें आनंद शर्मा, मनीष तिवारी समेत कई नेता शामिल थे। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से बेसहारा बुजुर्गों के लिए खास पहल करते हुए एक वृद्धा आश्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें रहने वाले बुजुर्गों को खास सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए बाकायदा कई लोगों का स्टाफ यहां तैनात किया गया है। यहां पर जरूरत की हर सुविधाएं मौजूद है। जानकारी के मुताबिक वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के रिश्तेदार या जानकार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे मिलने आ सकेंगे। इतना ही नहीं, जो भी इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देख रहा है वह इसके हाईटेक वृद्धाश्रम बताया रहा है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।